अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पोस्ट पहलगाम पाक भारत स्टैंड ऑफ के ऊपर बात करते हैं, तज्जिया तबसरा करते हैं, क्योंकि जो इनिशियल इक़दामात हुए और फिर उसका रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद सिचुएशन कुछ यूँ है कि गुज़श्ता रोज़ भारत में जितनी भी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें न सिर्फ भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस की अपनी नाकामियों का इतराफ़ किया, बल्कि अपोजिशन ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हुकूमत के लिए। ये पूछा गया अपोजिशन की जानिब से कि किस तरह से एक हसास इलाका जिसका बड़ा माजी भी रहा है, वहाँ पर कोई इंटेलिजेंस अलर्ट ना थी, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी अलर्ट ना थी, वहाँ पर इस तरह से खुलेआम ये वाक़या हो गया और उसके बाद जो रिएक्शन आया जनरली फोर्सेस का और फिर दीगर सिक्योरिटी इदारों का, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए। अब ये सवालात ना सिर्फ APC के अंदर अपोजिशन ने उठाए, बल्कि बाहर मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर, जो कि माइंड यू 2 दिन से वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, बहुत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहाँ पर बैठे हुए कुछ साबिक फ़ौजी अहलकारों ने भी और फिर उनके साथ साथ जो आवाम है, उन्होंने न सिर्फ अपनी राय का इजहार करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि दीगर फोरम्स के ऊपर भी ये सवाल पूछने शुरू कर दिए कि ये इतना बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी का हुआ कैसे। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया भारतीय हुकूमत के ऊपर कि बीजेपी अपनी इस मामले के ऊपर जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए अब सारा का सारा प्रोपेगेंडा कर रही है। ऐसे में जो सहाफ़ी हैं, एक सीनियर बरखा दत्त, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपना पैगाम शेयर किया है, जिसमें एक अलग जाविये की तरफ इशारा हुआ है। वो लिखती हैं कि ये जो मामला है पहलगाम का, इस खबर के ऊपर, इस वाक़े के ऊपर अमरीकी मीडिया खामोश है या उनकी जो कवरेज है वो ना होने के बराबर है और इसने उनको बड़ा हैरान किया है। अब ये बहुत से सवालात को जन्म देता है और एक रुझान को भी जन्म देता है कि क्या ये भारत में सोच पाई जाती है कि जो सारा का सारा वाक़या हुआ उसके ऊपर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, ना ही अमरीकी मीडिया में, ना बैनुल-अक़वामी मीडिया में, और इसके चलते जो सिचुएशन चल रही है, क्या ये ख़दशा अब मौजूद है या बढ़ गया है कि भारतीय हुकूमत अपनी हज़ीमत को मिटाने के लिए या फिर तवज्जो हासिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी मीडिया की कोई गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम या फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकती है। माइंड यू कि कल अपने ख़िताब में इस इंसिडेंट के बाद नरेंद्र मोदी ने तो खुली धमकियाँ दी कि वो कुछ कर सकते हैं, सख्त इक़दाम। अपने तजिया कारण ज़रा सबके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद से हमारे साथ आसिफ रशीद चौधरी और इरशाद भट्टी साहब शामिल हैं और लाहौर से बेनज़ीर शाह साहिबा। भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो सारे के सारे हालात व वाक़यात आसार नज़र आ रहे हैं आपको, देखते हुए आपका क्या अंदाज़ा है? क्या इंडिया इस वक्त इसको कहें हज़ीमत मिटाने के लिए या फिर खिलाफ तवक्को जो रिस्पॉन्स अब मिल रहा है उनको, उसको झींप मिटाने के लिए क्या कोई इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना कदम उठा सकता है? मैडम शेख, दोनों न्यूक्लियर ताकत हैं, दोनों जोहरी ताकत हैं, दोनों के पास असला है और दोनों ने अपना अपना मुद्दा बयान कर दिया है। भारत ने पहल की और पाकिस्तान ने बर वक्त जवाबी, भारत की ज़ुबान में जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई की है। तो अल्लाह ना करे कि कुछ हो, लेकिन पहले तो अस्करी ज़राए से यही इतलात मिल रही थी कि भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है और उसके लिए हम तैयार हैं और रेड अलर्ट है और हम चौकस हैं, किसी भी हमले का, किसी भी एडवेंचर का जवाब दिया जाएगा। दूसरा, आपका बड़ा जो आपने बरखा दत्त के हवाले से सवाल उठाया है कि दुनिया इसको बाई नहीं कर रही, इस कहानी को, कहानी समझ नहीं आ रही दुनिया को। सच्ची बात है, कहानी में बड़े झोल हैं। पहली बात तो ये, वो जैसे कल भी कहा कि ये जो फाल्स फ्लैग वाक़या है, ये होता है और उस वक़्त होता है जब नायब अमरीकी सदर भारत के दौरे पर हैं और फिर उसके साथ होते ही एयरपोर्ट पर ही मोदी साहब इजलास करते हैं अपोजिशन के बगैर, अपनी अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर। मकबूजा वादी के जो हुक्मरान हैं, जो बीजेपी की नहीं है, उनको एतमाद में लिए बगैर इतने इक़दामात करते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है कि सिंध तास मुआहदा भी मुअत्तल कर देते हैं, बॉर्डर बंद और निकल जाएँ जो हमारे पाकिस्तान के दिफाई अताशी हैं, और वाघा बॉर्डर बंद और
और तिजारत बंद और शहरी भी निकल जाएं। फिर ये कहानी दुनिया को समझ नहीं आ रही कि मकबूजा वादी जिसमें 10 से 12 लाख एक्चुअल जो फौजी और रिज़र्व फोर्सेस और इंटेलिजेंस उसके होते हुए LOC से 4 बंदे जाते हैं और जाके पहलगाम में फायरिंग करते हैं और बंदे मार के तो फिर गायब हो जाते हैं, ये समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद खाके तैयार करना, फिर उसके बाद ठीक 15 या 20 मिनट बाद, कल मैंने 3 बजे का नाम लिया था, वो 3 नहीं था एक्चुअली, 1:50 से ये वाक़या शुरू हुआ और 2:20 तक हुआ और 3:07 पर पूरा भारत खड़ा हुआ था कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये समझ नहीं आ रही। और फिर दुनिया लेती है सबूत को, इसमें कोई शक नहीं कि झूठा सौदा भी कभी कभी बिक जाता है, लेकिन दुनिया सबूत, तहकीक, इंक्वायरी, तफ्तीश किसी चीज़ को लेती है। भाई किस बुनियाद पे आपने इतने बड़े इकदाम कर दिए और एक जंगी माहौल बना दिया, और किस बुनियाद पे पाकिस्तान को हम कहें कि आप दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो लेटेस्ट हुआ है मैडम शेख, वो अजीबो गरीब हुआ है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े की FIR ने जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी है, यानी झूठ को मजीद बेनकाब कर दिया है। जहाँ फायरिंग हुई, लोग जानों से गए, वहाँ मतलब जाए वकुआ से पहलगाम पुलिस स्टेशन 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और पहलगाम हमला हुआ 1:50 से लेकर 2:20 तक, और FIR 2:30 पर दर्ज हो जाती है 6 किलोमीटर दूर, यानी 2:20 पर ये हमला ख़त्म होता है या फायरिंग ख़त्म होती है, 2:30 पर FIR दर्ज होती है, और वाक़े के 10 मिनट बाद यानी FIR दर्ज होती है। FIR में नामालूम लिखा हुआ है कि सरहद पार दहशतगर्द नामजद हो जाते हैं। अब उनको 10 मिनटों में कैसे पता चल गया कि ये नामालूम है जो सरहद पार से दहशतगर्द आए हैं। फिर FIR में दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जबकि भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया इसे टारगेटेड किलिंग कह रहा है। फिर FIR में वाक़े के 10 मिनट बाद ही बैरूनी आकाओं की इमाम पर ये सब कुछ हुआ, जैसे अल्फाज शामिल कर लिए जाते हैं। तो वाक़े के 10 मिनट बाद 6 किलोमीटर की दूरी पर जो FIR है उसमें ठीक है, सवालात जन्म देती है। 10 मिनट बाद नामालूम सरहद पार दहशतगर्द, अंधाधुंध फायरिंग और बैरूनी आकाओं का तो आपके ख्याल में इतने लूपहोल्स हैं, झोल है, इसलिए नहीं बाय कर रहे हैं। आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, एक तो कहानी नहीं बन पा रही, ठीक है। दूसरा जो बड़े सवाल उठा रहे हैं वो सिक्योरिटी फेलियर, ठीक है, उनके इंटेलिजेंस फेलियर पे बात हो रही है, और भारतीय अपोजिशन, भारतीय सोसाइटी और भारतीय साफी और मकबूजा कश्मीर के साफी सवालात उठा रहे हैं कि भाई ये कहानी कौन सी है। हम अपने घर से उस पहलगाम पे 10 नाकों पे से गुजर के जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपकी दिलचस्प बात है भट्टी साहब। बेनज़ीर से जानती हूँ मैं, बेनज़ीर आपको क्या, आपके लिए भी आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया इस मामले को उठा नहीं रहा, या मसला ये है कि जो भारत का मौक़िफ़ है या उनकी जो लाइन है वो एग्जैक्टली वैसे नहीं उठा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? क्यों इंडिया का नैरेटिव एज इट इज़ बाय नहीं कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया इस बार? अलीना, इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्टिंग तो हो रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से हो रही है। जिस किस्म की रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से इंडिया चाहता है कि जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने आंखें बंद करके गाज़ा पे और सिर्फ इज़राइल का साथ दिया था जब गाज़ा पे हमला किया था इज़राइल ने, उस किस्म की रिपोर्टिंग शायद उनको नहीं मिल रही। जहाँ तक ये बात है और आपका सवाल था कि क्या कोई कार्रवाई हो सकती है कोई इंडिया की तरफ से, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी है, और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया में ख़बरें चल रही हैं या नहीं, इसलिए भी कि इससे एक अंदरूनी उनको सियासी फ़ायदा भी हासिल होगा जो वो शायद लेना चाहते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से इंडियन मीडिया में एक जंग का ऐलान किया जा रहा है, बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, मिसाइल कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी ये भी कि बातें हो रही हैं। अब मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगी कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें पैनिक फैलता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी अलीना कि जब भी मकबूजा कश्मीर में इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो कॉन्वर्सेशन जो है कश्मीर से हट के इंडिया और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू हो जाती है, और उनकी सियासत पे ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर में लोग या इंसान नहीं रहते, बस एक खाली ज़मीन है और 2 मुल्क जो हैं वो उस पर लड़ रहे हैं। बल्कि कॉन्वर्सेशन मैं चाहूँगी कि हम वापस कश्मीर पे लेके जाएं और वहाँ पे बात हो कि ये जो वाक़या हुआ है उसका कश्मीरियों पे क्या असर हुआ है।
क्योंकि मैं कुछ कश्मीरी जो सहाफ़ी हैं उनके इंटरव्यूज़ भी पढ़ रही थी और उनको सुन भी रही थी, और वो बताते हैं कि देखें कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक बहुत बड़ा आमदनी का जो ज़रिया है वो है कि वहाँ पे वो फल उगाते हैं, सेब उगाते हैं, लेकिन इस बार जो उनकी फसल है उसको बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत से तूफ़ान आए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा जो ज़रिया है आमदनी का वो है टूरिज़म, और ये बहुत बड़ा एक ज़रिया है आमदनी का। अब इस वाक़ये के बाद टूरिज़म तो आप कह सकते हैं कि एक हद तक ख़त्म ही हो जाएगी मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे टूरिस्ट तो नहीं आएंगे कई सालों तक। तो अब आप सोचें कि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम या जो लोकल इकोनॉमी है उसका क्या हाल होगा, और लोग जो है वहाँ पे वो कैसे गुजारा करेंगे। अच्छा, इन चीज़ों में जो इस वक्त कॉन्वर्सेशन हो रही है भारत में भी और उनकी मीडिया में भी, वो एक तो यही हो रही है कि सारा का सारी जिम्मेदारी आपने पाकिस्तान पे डाल दी सबूत के बगैर। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, जैसे आपने बताया कि एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें बात हुई कि हाँ ठीक है हम मानते हैं कि कुछ हद तक ये एक सिक्योरिटी लैप्स था, लेकिन अलीना इस पे भी क्योंकि बहुत कम डिसेंट की आवाज़ें रह गई हैं इंडिया में जो ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करती हैं, जो सख्त अभी भी सवाल पूछते हैं, बहुत कम वो लोग रह गए हैं। उनमें से एक है कैरावैन मैगज़ीन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ओपिनियन पीस इस पे लिखा है और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, ये एक पॉलिसी फेलियर है। ये मोदी हुकूमत की जो कश्मीर की पॉलिसी है ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी है जो पिछले 6 सालों से, और वो याद दिलाते हैं कि जब आपने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया तब मोदी हुकूमत ने कहा कि हम दहशतगर्दी जो है, जिसको वो दहशतगर्दी कहते हैं, वो मकबूजा कश्मीर में ख़त्म हो जाएगी, लोकल इकॉनमी ठीक हो जाएगी। आपने G20 का समिट कराया वहाँ पे जाके, लेकिन अभी भी सेंटिमेंट वहीं का वहीं है। यहाँ पे मैं एक आखिरी चीज़ अलीना, एक वकील हैं कश्मीर में, उनका भी मैं इंटरव्यू देख रही थी और वो कह रही थी कि 1990 से लेकर अभी तक अगर कुछ कश्मीर में बदला है तो शायद कुछ थोड़ी बहुत सड़कें बदली होंगी, सेंटिमेंट वहीं का वहीं है, क्योंकि आपने लोकल जो वहाँ पे हुकूमतें हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको आपने साइडलाइन कर दी। ये जो ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है इसमें ना मोदी थे और ना ही जो वहाँ की लोकल हुकूमत है, ना आपने उनको बुलाया, उनसे आपने सारे इख्तियारात लेके इलेक्शन करा लिया, लेकिन सारे इख्तियारात लेके आपने, वो तो हमने जैसे कल भी डिस्कस किया, ना ही जब अमित शाह गए ब्रीफ लेने कश्मीर, वहाँ पर भी नहीं उन्होंने उमर अब्दुल्ला को, फिर उससे पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई वहाँ पर भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कश्मीर की। तो बहुत सीरियस सवाल है। लेकिन मज़हर साहब, आपका क्या ख्याल है इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है, क्या भारत एस्केलेट करेगा मज़ीद, इसको कोई मिस एडवेंचर कर सकता है इस वक्त? देखिए, 2-3 तरीके से कर सकता है। एक तो ये कि पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात बढ़ जाएं। कोई, आपको पता है कि इससे पहले जब कोलिशन नेटवर्क पकड़ा गया था तो वो बहुत बड़ी तादाद में पकड़ा गया था, तो इसका मतलब है अभी भी शायद उसके कुछ असरात यहाँ मौजूद हों। कोई भी ग्रुप जो है जो इंडियन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू कोई कार्रवाई की जा सकती है। डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट कोई इंडियन एयरक्राफ्ट आके या इस तरह की जंग वाली सिचुएशन होगी, ज़ाहिर है फिर तो वो फुल फ्लैश जंग होगी। तो मुझे नहीं लगता फुल फ्लैश जंग वाली सिचुएशन होगी। ऐन मुमकिन है कि कश्मीर की साइड पर कार्रवाई की जा सकती है। जो इंटरनेशनल मीडिया का इशू है, देखिए हमें भी इसमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया है और जो ज़बान इंडियन मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह की लैंग्वेज आप उनके हिंदी मीडिया में ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो वो इतनी नॉन प्रोफेशनल, तो बहुत छोटा सा वर्ड है, इतनी ब्लो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तो फुल फ्लैश वॉर छेड़ दी है उन्होंने, इंडियन मीडिया ने। उसके मुकाबले में आप पाकिस्तानी मीडिया अगर आप देखें तो आपको दोनों वॉइसेस नज़र आएंगी, आपको क्रिटिकल वॉइसेस भी नज़र आएंगी। अब बरका दत्त जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, बहुत रैशनल वॉइस हैं, इसी तरह करण थापर हैं, इसी तरह शेखर गुप्ता हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक पूरा बैकग्राउंड रहा है, जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड। उनकी ज़बान में और बाकियों की ज़बान में आपको फ़र्क पता चल जाएगा उसका। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, इस तरह का क्वेश्चन उठाया है कि इस वाक़े को उतनी संजीदगी से इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं ले रहा। ये भी याद रखें कि इंडियन हेल्ड कश्मीर में पिछले कई सालों से जो मीडिया एक्सेस है
वो भी बंद है। जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो ये सारी सोशल वो है, वो सारी चीज़ें बंद हैं। तो प्रैक्टिकली जो इंडियन हेल्ड कश्मीर में कंप्लीटली कंट्रोल्ड मीडिया है, कंट्रोल वहाँ आपको पता ही नहीं है। इवन जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है वहाँ जाके। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, या तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी उस तरीके से उधर जाने की इजाज़त नहीं होती इसमें। तो एक कंप्लीट ब्लैकआउट वाली सिचुएशन है। अब जाहिर है जो इस वक्त जो चीज़ वाक़या हुआ है उसको जो इंडियन मीडिया पेश कर रहा है वो बिल्कुल वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की लैंग्वेज है, वो वहाँ की रूलिंग पार्टी की लैंग्वेज के तौर पे पेश कर रहा है। हमें इंटरनेशनली क्या करना चाहिए, असल इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमें इस चीज़ को जिस तरह हम चाहे वो वर्ल्ड इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करना हो या इवन डिप्लोमेटिकली, हाँ हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये बताना चाहिए कि जितनी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन और जितनी डायरेक्ट एलिगेशंस इंडियन नरेंद्र मोदी की तरफ से या दीगर की तरफ से लगाई जा रही है पाकिस्तान के हवाले, उसके लिए उसके सबूत मांगे वर्ल्ड, यूएन सबूत मांगे, यूएन अपना वफ्द भेजे वहाँ, फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे। ये सारी चीज़ें हमें इन सारे फ्रंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। हम याद रखें कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत कमज़ोर हैं। हम इन फ्रंट्स पे, जिन फ्रंट्स पे वो लोग काम करते हैं, उन फ्रंट पे हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ सामने आई हैं, माजी में भी सामने आई हैं। और इस सिचुएशन में मुझे नहीं पता कि अब अगले चंद दिन में 1-1.5 हफ्ते में हम कितना स्ट्रॉन्गली अपने केस को इंटरनेशनली उठाएंगे और कितना स्ट्रॉन्गली इंटरनेशनल जो मीडिया ना सिर्फ और बल्कि वहाँ के दीगर ममालिक भी आपके साथ आके इस केस में खड़े हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वॉइसेस आपके साथ खड़ा होना उनका बहुत ज़रूरी है, ये याद रखें, क्योंकि इंडिया इस मामले में बहुत तेज़ है। इंडियन डिप्लोमेसी हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इन चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए जब हम अपना केस स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करें। ठीक है। आसिफ, आप कहिएगा इस वक्त इस्लामाबाद में क्या खबरें चल रही हैं? कल रात तक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि पाकिस्तान के पास इंटेल भी मौजूद है कि कुछ मिस एडवेंचर कर सकता है भारत। फिर हमने कल जो इनिशियल खिताब सुना नरेंद्र मोदी का, उसमें भी उन्होंने बड़ी धमकी लगाई। आपको ऐसा लगता है कि अटेंशन कैप्चर करने के लिए या फिर फॉर व्हाटएवर रीज़न कुछ बराह रास्त इंडिया स्टेप ले सकता है? देखें, इस वक्त जो वहाँ पे सबसे की पोजीशन का फ़र्द है जिसकी राय के ऊपर ही कोई डिसीजन होगा, वो वहाँ पे कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोवल। और हमें नहीं बोलना चाहिए कि इनके दौर में 2 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, एक 2016 में और फिर दूसरी बार 2019 में। और दोनों दफ़ा जो हुआ, जो मिस एडवेंचर इंडिया ने किया, उसका पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो भी दुनिया को याद होगा। ताहम अब सबसे अहम बयान कल खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमला करने वालों को और उनके मंसूबा साजों को वो सज़ा देने सोची भी नहीं होगी। तो किसी भी पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो एटमी ताकत भी है, इस तरह का बयान देना एक पड़ोसी के बारे में यकतरफ़ा तौर पे एक वाक़े के शुरू के चंद घंटों से इल्ज़ाम तराशी बग़ैर किसी सबूत के मुसलसल यकतरफ़ा इक़दामात करना, जो सूरत हाल है वो जो है यकीनन इस तरफ इशारा करती है कि भारत कोई ऐसा इक़दाम ले सकता है जिससे ख़ित्ते में खुदा न खास्ता अमन व अमान के लिए संगीन ख़तरात पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि माज़ी में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे उसमें जो है इस तरह की सिचुएशन नहीं थी जो कि इस मरतबा है, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान ने भी सेम वही स्टेप्स लिए हैं जो कि भारत की जानिब से लिए गए थे, बॉर्डर को बंद करने का। और जिस पिच के ऊपर इंडिया ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात फ्रेम किए हैं, उसी पिच के ऊपर जाके पाकिस्तान ने जवाब भी दिया है। बल्कि बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने ये क्लियर किया है कि जिस तरह का इक़दाम इंडिया की तरफ से होगा उसी की बराबर की चोट का जवाब पाकिस्तान की जानिब से भी दिया जाएगा। तो शायद अब एक गुमान ये है, अगर कोई भी सेंसेबल दिमाग जो इंडिया में बैठे होंगे वो इस तरह के किसी भी मिस एडवेंचर से मना करेंगे, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि इंडियन एयर फोर्स जो है वो
उतनी ज़्यादा इस वक्त एफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, जो उनके पास जो तैयारों की अगर आप बात करें, टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, तो जो एक जो एग्रेसर के पास जो दूसरे को ज़ख्म लगा के फौरी तौर पे वापस आने का सिलसिला है, उसमें शायद जो है उसमें काफ़ी टेक्निकल लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जो कुछ मैंने पढ़ा है और जो चीज़ें सुनी हैं कल से, तो उसमें तवक्को यही की जा रही है कि शायद क्योंकि तो यही गुमान किया जाता है कि कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो एयर साइड से की जाएगी, एयर फोर्स के ज़रिए की जाएगी, तो उसको जो लोग जानते हैं वो इस बारे में इसका जवाब नफ़ी में देते हैं कि इस तरह की पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर कामयाबी के साथ जो है वो किया जा सके। और वो भी इस वक्त जब पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट है और बार बार वाजे कर रहा है कि हम किसी भी एग्रेशन का जवाब उसी लेवल के ऊपर जाके देंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस बचते हैं इंडिया के पास, वो वही हैं जिसमें इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा है, जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाया है रा ने, और जिस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की जाती है और फिर उसको इंडिया ओन भी करता है। अच्छा देखें कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग को इंडिया ओन भी करता है और कहता है कि हम इसको आगे भी जारी रखेंगे, और देखें कनाडा में और बरतानिया में वहाँ पे भी करता है। लेकिन भारत में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई सबूत दिए जाते, उसकी कोई तहकीकात की जाती, जिस तरह अरशाद भट्टी साहब ने कहा कि 10 मिनट में FIR हो जाती है बैरूनी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से एक पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया जाता है बिल्कुल कि जैसे कि अभी हमला हुआ ही चाहता है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि वो बराबर की चोट के ऊपर आकर ये मुतालबा करे कि आप हमें सबूत दें, अगर हमारे खिलाफ सबूत हैं, अगर हमारे यहाँ से किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो उसके सबूत दें, ना कि आप हमें जो है एक तरफा तौर पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, और अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो हम इसके लिए तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर कंक्लूड करते हैं कि हमारे पैनल की अक्सरियत ये समझती है कि कोई बराह रास्त हमला नहीं, लेकिन दीगर कुछ कार्रवाइयाँ भारत कर सकता है अपनी हजीमत मिटाने के लिए, लेकिन बेनज़ीर इससे इत्तफाक नहीं करती। वो समझती हैं कि बिल्कुल बराह रास्त भी कोई कार्रवाई हो सकती है। लेट्स सी अब क्या होता है। दो वी होप के सैनिटी प्रिवेल्स, यहाँ तक मामलात ना पहुँचे। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे आपके सवालात के साथ। वेलकम बैक जी। बेनज़ीर से सबसे पहला सवाल करते हैं। जो इशू हम डिस्कस कर रहे थे पहले सेगमेंट में, उसी से रिलेटेड है। भारतीय जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने जो दावत दी हमारे अरशद नदीम को, उसके ऊपर भारतीय मीडिया ने जो रिएक्शन दिया बेनज़ीर, और उस पर फिर नीरज को वजाहत करना पड़ी। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय मीडिया खेल को सियासत की नज़र कर रहा है? अलीना, मुझे स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया इस वक्त हर चीज़ पे सियासत कर रहा है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त जंग की तैयारी कर रहा है। मैं आज ही बल्कि एक चैनल देख रही थी, उसमें कितनी ही मुझे समझ नहीं आती किस किस्म की जर्नलिज्म है कि वहाँ पे टारगेट्स आइडेंटिफाई किए जा रहे थे कि पाकिस्तान में ये शहर हैं, इनको टारगेट किया जा सकता है, और ये वो नए मिसाइल हैं इंडिया के पास जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि जंगों में कोई इंसानी नुकसान नहीं होता। अजीब सा लगता है लीना, ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया जो है सहाफ़त नहीं, इंसानियत ही जो है वो भूल गए हैं। और अफसोस भी होता है क्योंकि ये हमारे लिए एक ज़माने में रोल मॉडल होते थे। इंडियन मीडिया जो थी, ख़ास तौर पे जो प्रिंट मीडिया थी, ये इतने सख्त सवाल पूछते थे अपनी हुकूमतों से, अपनी फ़ौज से, इनकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी। आज वही जो हमारे रोल मॉडल होते थे, जिनको हम देखते थे, जिनकी हम जर्नलिज्म को फॉलो करते थे, वो इस किस्म की हुकूमत के साथ बिल्कुल मिल के, और ये मैं बस ये कहूँगी अलीना कि यहाँ पे जो मोदी की हुकूमत है, उनकी ये पॉलिसी बहुत ही कामयाब रही है कि बिल्कुल उन्होंने मीडिया में जो है डिसेंट और सवाल पूछने का जो हक है सहाफ़ियों से, वो ले लिया है। मीडिया हर जगह पर अब तो ये मालूम होता है, जैसे अभी हम खेल की बात कर रहे थे, तो अभी हाल ही की बात है जब क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान आना था, तो पूरी एक उसके ऊपर मसला बना दिया गया था
और फिर इवेंचुअली ये हुआ था कि जी पाकिस्तान की होस्टिंग की बारी थी, तो पाकिस्तान ने नहीं, वो बायलैटरली किया था कि जैसे आधा टूर्नामेंट हुआ था यूएई में, आधा टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान में। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी, अगर परहैप्स ये इंडिया वाला मामला ना होता तो उसकी सबसे बड़ी स्टोरी होती भट्टी साहब, ये जो नहरों का मामला है इसके ऊपर कल ब्रेक थ्रू हुआ है। इससे मुतल्लिक आपसे सवाल हो रहा है, पूछा गया है कि ये कोई वक्ती ब्रेक थ्रू है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों साथ मिलके बैठे, या फिर तनाज़ा हल समझे? नहीं मैडम शेख, जो हालात जहाँ तक पहुँचा दिए हैं इस नालायक और नाअहल हुकूमत ने, जिस तरह एक सच्चे केस को इसने, या इसका अपना दिल नहीं था या ये दिलचस्पी नहीं ले रही थी, या मुझे लगता है कि मरकज़ वर्सेस पंजाब था, मतलब शहबाज शरीफ हुकूमत बामुकाबला मरीम नवाज़ हुकूमत, ऐसा फ़ील होता है कि उन दोनों ने कहा कि उनका मंसूबा है, हमें क्या लगे, एक चीज़ों को सामने ही नहीं ला सके। तो बहरहाल इस वक्त तो टेंशन इतनी बड़ी है और मामला पाकिस्तान का है, तो एक अच्छा फ़ैसला ये हुआ कि इस मामले को तो साइड पे रखें वक्ती तौर पर। और अभी तक बहुत सारे इस्लामाबाद में जब मैंने बात की कि क्या आप समझते हैं कि ये अब मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, तो लोग कहते हैं कि एक सिंसियर एफर्ट की जाएगी उस इजलास में, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि अब मामला इतना इसको पेचीदा बना दिया गया, इतना मरकज़ वर्स बामुकाबला सूबा आ गया है और सूबा बामुकाबला सूबा आ गया है कि अब लगता है इस पर इफ़ाम व तफ़हीम नहीं हो सकती। तो क्या होगा फिर आपके ख्याल में? मेरा अपना तो ख्याल है कि होना चाहिए था, ये मैं तो इस मंसूबे के हक़ में था, और यकीन करें जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा था उसका 10% भी हकीकत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों हुकूमत नहीं इस पे तवज्जो ही नहीं दी। तो ज़ाहिर है बात तो इफ़ाम व तफ़हीम से ही हल होनी है, खा वो पंजाब भी हमारा है, सरहद भी हमारा है, बलूचिस्तान भी, सिंध भी, मरकज़ भी। तो सर तो इफ़ाम व तफ़हीम जिस तरह से सब मामला चल रहा है, बस मुझे मुख्तसरन बता दीजिएगा, क्या इस तरह हो सकता है कि सिंध में इस मामले के ऊपर टेंशन बर्दाश्त की जा सकती है? जिस तरह माहौल चल रहा है सारा का सारा, विड्रॉ कर लेंगे? आपको लगता है कि नहीं विड्रॉ करेंगे पूरा? मुझे लगता है मैडम शेख इफ़ाम व तफ़हीम नहीं हो पाएगी, तो लिहाजा मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद यह मंसूबा ना तकमील तक पहुँचे। अच्छा ठीक है, चलिए इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। माज़ा में बस आज टाइम नहीं है, वरना मैं चाह रही थी मजीद भी ज़रा आपको करे दें, बट आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर विल कम बैक। आसिफ रशीद चौधरी से सवाल करते हैं। आपके लिए सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि ख़तरनाक और आदरी मुजरिमान को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जाएगी, आपके ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है कि नहीं? ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और ये दुनिया में इसकी प्रैक्टिस भी हो रही है, क्योंकि इंसानों के समाज में अगर जो लोग आदि मुजरिम हैं, हीनियस क्राइम में मुलविस दरिंदे हैं, उनको समाज में आम इंसानों के साथ नहीं छोड़ा जा सकता। तो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ज़ाहिर है कि हमारे पास जिन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक हमारे जो नए गैजेट्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें जो सिर्फ ये कि दहशत गर्दी और इस तरह के क्राइम के अलावा जो इंसानियत के ख़िलाफ़ क्राइम है, इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ क्राइम है, जो बच्चों के ख़िलाफ़ क्राइम है, उन मुलज़िमान को भी उसके जो आदि मुजरिम हैं उनको भी करना चाहिए। ठीक है आसिफ, थैंक यू सो मच। मदद साहब, आपसे फ़लस्तीन की सिचुएशन पे सवाल हो रहा है। पूछ रहे हैं कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हमास से मुतालबा किया है हथियार डालें और गज़ा का इंतज़ाम अथॉरिटी के हवाले करें। इस पर हमास ने कहा है कि महमूद अब्बास बार बार मशकूक अंदाज में इसराइली जराइम का इल्ज़ाम हमारे लोगों पर लगा रहे हैं। किसकी बात में ज़्यादा वज़न है? देखिए, इस सिचुएशन में महमूद अब्बास साहब को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। जहाँ फ़लस्तीनियों का कत्ल आम हो गया हो इस सिचुएशन में, ये तो बहुत पहले की सिचुएशन थी जब हमास से बैठ के मुज़ाकरात किए जाते और इस सिचुएशन से हल निकाला जाता। और ज़ाहिर है सिर्फ हमास ही नहीं, हिज़्बुल्लाह है, दूसरे हैं। अब एक ऐसे मौके पे जब जहाँ 50,000 लोग मारे जा चुके हों, बच्चे, औरतें, नौजवान इस बड़ी तादाद में, वहाँ हथियार डालकर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये एक गुफ्तगू वो थी जो शायद इस तमाम सिचुएशन से बहुत पहले की गुफ्तगू थी जो की जाती। और महमूद अब्बास साहब हमास से जो है, ज़ाहिर फ़लस्तीन की इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इस स्टेज पे मैं नहीं समझता कि महमूद अब्बास साहब का ये मुतालबा दुरुस्त है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब जवाब के लिए। दैट टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।